हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चार टारगेट एग्जाम विद गौरव सर पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो टॉपिक थी पंचायतों के वित्तीय स्रोत एवं कार्य योजना में देखेंगे केंद्रीय वित्त आयोग और पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उसकी भूमिका क्या है, उसको हम देखेंगे। हमने पहले वीडियो में इसके आधे टॉपिक को पढ़ चुके हैं, अब जो है इसके आधे को इस वीडियो में कवर करेंगे। केंद्रीय वित्त आयोग और पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण उसकी भूमिका क्या है देखेंगे। पहला जो है बिंदु यह है, पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 एच 280 बी और 243 आई के अनुसार प्रावधान किए गए हैं। किसका? पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 283 बी में के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग का कर्तव्य होगा कि राज्य वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्यायों के बारे में राष्ट्रपति से सिफारिश करें। राज्य के राज्यपाल हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 इसमें एक दिया 243 आई के तहत किया जाता है। राज्य और उसके पंचायती राज संस्थाओं के बीच करों, शुल्कों और टोल राज्य सरकार द्वारा जो एकत्र किया जाता है टोल के वितरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के बारे में राज्यपाल को सलाह देता है। वे निम्नलिखित सिद्धांत हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? वे सिद्धांत जो राज्य और पंचायतों के बीच राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, टोलों और शुल्कों की शुद्ध आय के वितरण को नियंत्रित करते हों, जिन्हें राज्य सरकार और पंचायतों के बीच विभाजित किया जा सकता हो और पंचायतों के सभी घटकों के बीच उनसे उनके संबंधित हिस्सों के सभी स्तरों पर आवंटन किया जा सकता है। ऐसी आय का विभाजन शुल्कों, पथकरों और शुल्कों का निर्धारण जो पंचायतों को सौंपो या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकते हैं, राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को मिलने वाले सहायता अनुदान संबंधी सिद्धांत थे। फिर दूसरा क्या है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय। और तीसरा है पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा आयोग को भेजा गया कोई अन्य सरोकार। इसका असर क्या होगा? इसका असर यह होगा कि पंचायत स्थानीय शासन के आत्मनिर्भर और जीवंत संस्थाएं बनने में सक्षम होगी, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था का जो शासन होगा वह मजबूत होगा। फिर आगे हम देखेंगे 15वें वित्त आयोग की पंचायती राज संबंधी महत्वपूर्ण अनुशंसाएं कौन कौन सी जो है उन्होंने जो 15वें वित्त आयोग था उन्होंने कौन कौन से सिफारिश की हैं उसको आइए हम देखते हैं। 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट के अध्याय 7 खंड 1 के स्थानीय सुशासन के सशक्तिकरण के लिए 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए कुल कितना 4,36,361 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है। कितना? तो 4,36,361 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है। स्थानीय सुशासन के विकास के लिए 4,36,361 करोड़ रुपए में से ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कितना रुपया दिया गया है? तो 2,36,805 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई है। पंचायती राज संस्थाओं की निगरानी में ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य संरचनाओं और सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अर्थात मजबूत करने के लिए 43,928 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई है। प्राथमिक क्षेत्र स्वास्थ्य संरचना के लिए कितना? तो 43,928 एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2,36,805 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई है 15वें वित्त आयोग ने। फिर हम आगे देखेंगे अनुशंसित अनुदान में 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए 28 राज्यों में विधिवत गठित ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल 2,36,805 करोड़ रुपए की सिफारिश की है। इसमें वे भी क्षेत्र शामिल है जहां पंचायतों 5वीं छठी अनुसूची क्षेत्रों से बहिष्कृत क्षेत्रों में भी जो है नहीं है वह उसको भी शामिल किया गया है। ये सृजन की अनिवार्यता नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित कुल अनुदान में से 60% पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और स्वच्छता जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के खर्च के लिए किए जाने के लिए निर्धारित किया गया है। कितना परसेंट? तो 60% किसके लिए? पेयजल के लिए। पेयजल, वर्षा जल संचयन, राष्ट्रीय और जो है प्राथमिक जो हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता हैं उनके लिए खर्च किए जाने के लिए किया गया है। और शेष 40% क्या है? अनटाइड अनुदान के लिए, जिसे बुनियादी सेवाओं में सुधार करने के लिए पंचायती राज संस्थानों के स्वविवेक के अनुसार उपयोग किया जाना है। अनटाइड अनुदान क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। 15वें वित्त आयोग ने 2,36,805 करोड़ रुपए में से कुल 94,721 करोड़ रुपए की सिफारिश अनटाइड या बेसिक ग्रांट के अनुदान के रूप में सभी राज्यों के लिए की है। फिर हम देखेंगे बंधित अनुदान। बंधित अनुदान 15वें वित्त आयोग ने 2,36,805 करोड़ रुपए में से कुल 1,42,083 करोड़ रुपए
कितना बंधित अनुदान में क्या है, बंधित अनुदान 15वें वित्त आयोग ने 2,36,805 करोड़ रुपये में से कुल 1,42,043 करोड़ रुपए की सिफारिश या ग्रांट बंधित अनुदान के रूप में सभी राज्यों के लिए की है। इसमें से कुल 71,042 करोड़ रुपए कुल बंधित अनुदान का 30% पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए खर्च किए जाने हेतु निर्धारित किए जाएंगे। दोस्तों ये जो है टॉपिक काफ़ी जटिल टॉपिक है, इसे आपको जो है 2-3 बार अच्छे से वीडियो देख करके कवर करना होगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम माध्यम से प्रदान किया जाएगा। दूसरा देखेंगे 71,042 करोड़ रुपए कुल बंधित अनुदान का कितना 30% जो है ODF स्थिति की स्वच्छता और रखरखाव पर खर्च किए जाने के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें घरेलू अपशिष्ट का प्रबंधन उपचार, इसमें भी विशेष रूप से मानव मलमूत्र और अपशिष्ट का प्रबंधन शामिल किया गया है। कितने रुपए, 71,042 करोड़ रुपए। फिर देखेंगे केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना, आप जो है उसी टॉपिक में देखेंगे, दिया गया है एक बिंदु केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना, उसे हम देखेंगे। 14वें वित्त आयोग ने संविधान के भाग 9 के अधीन 26 राज्यों में गठित ग्राम पंचायतों के लिए 2,292.20 करोड़ रुपए की सिफारिश 2015-20 की अवधि के लिए की थी। अनुशंसित राशि से 90% भाग जो है बेसिक ग्रांट जो होगा, जो बंधित अनुदान होगा, अनुशंसित राशि के 90% भाग में मूल अनुदान और 10% प्रदर्शन अनुदान के रूप में प्रस्तावित किया गया। यह डाटा जो है आपको याद रखना होगा। राज्यों के प्रदर्शन अनुदान योजना के अंतर्गत अनुदान संवितरण मानदंड को हम देखेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा था कि 2017-18 से 19-20 तक प्रदर्शन अनुदान योजना केवल उन राज्यों की ग्राम पंचायतों को वितरित किया जाना था जो अनिवार्य रूप से निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों। आइए उनके मानदंड को देखते हैं, क्या क्या जो है उनके मानदंड थे। पहला क्या है कि जिस वर्ष ग्राम पंचायत प्रदर्शन अनुदान योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, उस वर्ष के पिछले 2 वर्ष से अनधिक पुराने लेखा परीक्षित खातों को प्रस्तुत करने की अनिवार्यता थी। दूसरा क्या है, ये जो है दूसरा मानदंड क्या था, पिछले वर्ष की तुलना में स्वयं के स्रोतों से ग्राम पंचायत को प्राप्त हुए राजस्व में वृद्धि को दर्शाना होगा। तीसरा, प्रदर्शन अनुदान जिस वर्ष प्राप्त हुआ हो उस वर्ष ग्राम पंचायत की विकास योजना को पूरा करने और प्लान प्लस पोर्टल पर अपलोड करने की अनिवार्यता थी। चौथा क्या है, ग्राम पंचायतों ने प्रदर्शन अनुदान दावा जिस वर्ष प्राप्त किया हो उससे पिछले वर्ष की क्षेत्रवार 14वें वित्त आयोग का व्यय का प्रदर्शन पंचायती राज मंत्रालय के डैशबोर्ड वेबसाइट या URL में अनिवार्यता थी। फिर उसी जो है टॉपिक में दिया गया है एक बिंदु, ग्राम पंचायत विकास योजना। आइए हम देखेंगे ग्राम पंचायत विकास योजना क्या है। ग्राम पंचायत विकास योजना जो है 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना वार्षिक और पंचवर्षीय योजना को तैयार करना एक अनिवार्य गतिविधि बना दिया था। किसमें, 14वें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुपालन में। मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए 2015 में दिशा निर्देशों को प्रसारित किए थे और अधिकतर राज्यों ने अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार दिशा निर्देश बनाए हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्रावधान किसमें है, धारा 15 में दिया गया है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में। ग्राम पंचायत विकास योजना की आवश्यकता क्या थी, क्या जरूरत पड़ी जो है इसकी। ग्राम पंचायत विकास योजना की आवश्यकता को हम देखेंगे। पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं के माध्यम से ग्राम पंचायतों का न केवल स्पष्ट विजन स्पष्ट हो पाता है, अपितु समय पर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रोड मैप भी तैयार हो सकता है, जिससे पंचायतों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। अतः यह आवश्यक हो गया था कि पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जाएं। किसके लिए, ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए, जो कि सहभागी नियोजन एवं विभिन्न संसाधनों के अभिसरण पर आधारित हो। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना के उद्देश्य क्या है, आइए उसको हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना के उद्देश्य में पहला देखेंगे ग्राम पंचायत के समग्र एवं समेकित विकास, जिसमें न केवल अधोसंरचनात्मक विकास बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत विकास भी सम्मिलित होना चाहिए। निर्णय लेने की प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण से तात्पर्य समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यकताओं के चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण, सहयोगी नियोजन एवं संसाधनों के अभिसरण का संवर्धन किया जाना,
ग्राम पंचायत विकास योजना में अन्य महत्वपूर्ण सरोकार यथा निर्धनों की आजीविका, निर्धनता एवं सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी है। ये जो है उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत विकास योजना के उद्देश्य थे। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के विकास योजना हेतु संसाधनों का निर्धारण। ग्राम पंचायत विकास योजना में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों का उल्लेख निम्न प्रकार से रहेगा। क स्वयं के स्रोत या संसाधन अर्थात कर आदि, केंद्रीय अनुदान, राज्य अनुदान, स्वैच्छिक अनुदान, केंद्र एवं राज्य द्वारा संचालित योजनाएं। ये जो है उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत में विकास योजना हेतु संसाधनों का निर्धारण था। आगे हम देखेंगे ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित केंद्रीय तथा राज्य की योजना एवं वित्तीय एवं मानव संसाधन का अभिसरण किया जाएगा। तो कौन कौन से थे? केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, अंत्येष्टि स्थल का विकास, पंचायत भवनों का निर्माण, NRLM अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों को विकास योजना तैयार किए जाने की प्रक्रिया को हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किए जाने की प्रक्रिया में पहला है जन उन्मुखीकरण। योजना बनाए जाने के लिए सामान्य जन की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः विभिन्न IEC गतिविधियों यानी सूचना,